एग्जाम्पल नंबर 16 सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 के अंदर देखो, यहाँ पे भी यहाँ पे टी है, टी के पदों में दिया हुआ है, तो टी के पदों में दिया हुआ तो हम इसको इस तरह से समझेंगे कि डी का मान यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी का मान है डी अपॉन डी टी, इस तरह से यहाँ पे डी का मान, और डी की पावर 2 का मान में यहाँ पे 2 आ जाएगा पावर 2। तो यहाँ पे टी दिया हुआ है इसलिए मैंने मान लिया कि ये इस तरह से है। तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी लिखेंगे सबसे पहले। तो फंक्शन ऑफ डी हो जाएगा ये, और गुणनखंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन लेंगे और इसके गुणनखंड हो जाएंगे बहुत आसानी से। तो ये हो गए इसके गुणनखंड इस तरह से। तो इसके गुणनखंड होने के बाद हम यहाँ पे इसको आगे सोल्व करने के लिए ये फंक्शन ऑफ डी लिखेंगे यहाँ पे। तो फंक्शन ऑफ डी हो जाएगा ये वाई का गुणा में जो भी आता है वो होता है फंक्शन ऑफ डी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फंक्शन ऑफ डी। अब फंक्शन ऑफ डी लिखने के बाद हम इसको सोल्व करने के लिए लिखते हैं सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण होती है फंक्शन ऑफ एम इक्वल टू 0। तो ये हो गए फंक्शन ऑफ एम इक्वल टू 0, यानी कि जहाँ जहाँ पे डी है वहाँ पे हमें एम लिखना है और उसको 0 के बराबर करना है। यहाँ पे और यहाँ पे डी था तो वहाँ पे मैंने एम लिख दिया यहाँ और यहाँ, और इसको कर दिया मैंने 0 के बराबर। तो यहाँ से हमें एम के मान मिलेंगे, यहाँ से मिलेगा -1, यहाँ से मिलेंगे +1, लेकिन पावर 2 है इसलिए 2 बार हो जाएगा +1 और +1। अब हम लिखेंगे इसका CF। तो CF लिखेंगे तो आएगा इस तरह से, -1 के लिए आएगा ये -1 का मैंने इस साइड में कर दिया है लास्ट में, और ये +1 का था ये यहाँ पे ये लिख दिया +1 का C1 e⁻1t। यहाँ पे t क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे डिवाइड में t है, तो t यहाँ पे स्वतंत्र चर है, और स्वतंत्र चर होता है वो ही यहाँ पे आता है। और इस 1 के लिए लिखेंगे तो ये देखो 1 रिपीट हुआ है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, यानी कि हम इसको वापस लिखेंगे, लेकिन इस बार हम x से गुणा करेंगे और कांस्टेंट को बदल देंगे। तो C1 है तो C2 कर दिया, तो ये हो जाएगा इस तरह से। और ये -1 था तो -1 के लिए लिखेंगे तो हम C3 e⁻t, क्योंकि यहाँ पे -1 था तो -1t इस तरह से आता है। तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये हो गया -t। और यहाँ से देखो t कॉमन आ सकता, e⁻t कॉमन आ रहा था तो e⁻t हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया हमारे पास CF। अब CF हमें मिल चुका है, अब हम प्राप्त करेंगे PI। तो PI का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये PI का फॉर्मूला लगा दिया 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D, और यहाँ पे आता है Q का मान यहाँ पे ये है इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी का मान रखना है, तो यहाँ से फंक्शन ऑफ डी का मान हम यहाँ पे रख देंगे। और ये कांस्टेंट था 8, तो 8 तो कांस्टेंट है तो हमने इसको बाहर ले लिया है, क्योंकि कांस्टेंट को हम फंक्शन ऑफ डी से बाहर लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे t e⁻t है। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो e⁻t को यहाँ से हटाना है। तो हटाने का तरीका क्या था कि यहाँ पे जो भी गुणा में होता है, यहाँ पे जो फंक्शन होता है यहाँ पे t है, तो t के साथ यहाँ पे जो गुणा में होगा उसको हम d के अंदर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे d के अंदर ऐड करेंगे तो आएगा -1, d-1, जहाँ जहाँ d है उसको हम लिखेंगे d-1। तो यहाँ पे भी हम d-1 रखेंगे, यहाँ पे भी d-1 रखेंगे। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे d था वहाँ पे हमने d-1 कर दिया है। और यहाँ पे जो ये था e⁻t, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, वो 8 की तरफ आ जाएगा, तो मैंने इसको बाहर निकाल के इस तरह से लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे -1 और +1 ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा -2। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ e⁻8 e⁻t 1 अपॉन यहाँ पे तो d हो गया, और यहाँ पे d-2 की पावर 2 ये हो गया इस तरह से, और यहाँ पे देखो t हो गया। अब इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो सबसे पहले इसको सोल्व करो या फिर इसको सोल्व करो। यहाँ पे देखो 1 अपॉन डी को मैंने साइड में कर दिया और मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो मैं इसको इस तरह से क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न दे देता हूँ आपको। पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ, फिर लास्ट में बताता हूँ कि मैंने इसको इस तरह से क्यों सोल्व किया है। तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे, 1 अपॉन डी को हमने साइड में रख लिया। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने 1 जनरेट करना था, तो 1 जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ से -2 कॉमन ले लिया। -2 कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे +1 चाहिए था, क्योंकि +1 का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे +1 जनरेट करना था हमें। तो 2 कॉमन नहीं लेना, -2 कॉमन लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है -2 कॉमन लिया। और ये पावर 2 थी तो 2 की पावर 2 कॉमन आया था, तो ये हो गया 4, और यहाँ पे हो गया 1, और ये d था तो d यहाँ पे प्लस था तो माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस में हो गया, और 2 कॉमन लिया था तो वो बटे हुए में चला गया। इस तरह से ये बन गया। अब इसको हम इन्वर्स में लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे
1 माइनस डी की पावर 2, ये हो गया इन्वर्स 2, क्योंकि यहाँ पावर 2 है तो ये इन्वर्स की पावर में 2 हो गया। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया है तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज में ले लिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी की पावर 1 तक हमने इसको लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी की पावर 1 है तो हमने इसको 1 पावर तक लिखा है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो टी को अंदर गुणा कर देंगे तो हम लिखेंगे इसको इस तरह से। यहाँ पे देखो टी को हमने अंदर गुणा कर दिया तो 1 के साथ में टी हो गया और यहाँ पे डी टी हो गया इस तरह से। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम तो यहाँ पे तो हो जाएगा टी और यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे डी का मतलब होता है डी अपॉन डी टी, तो डी टी अपॉन डी टी हो जाएगा। 1 एक बार अवकलन होगा तो 1 हो जाएगा इसके स्थान पे, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे ये टी ऐसे कैसे आ गया, और 1 अपॉन डी को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन के रूप में, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के रूप में मैंने लिख दिया। इंटीग्रेशन किसके साथ करेंगे हम? टी के साथ में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो स्वतंत्र चर यहाँ पे क्या है? टी है, इसलिए इंटीग्रेशन टी के साथ में हुआ है यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं आसानी से, तो हमें मिला ये पी आई का मान। अब हमें वो पी आई मिल चुका है और सी एफ भी हमें यहाँ पे मिल चुका है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो इसका व्यापक जो हल होगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो ये हो गया सी एफ और पी आई को ऐड करने से एग्जाम्पल नंबर 16 का आंसर तो हमें मिल चुका है। लेकिन इसको हम वापस समझते हैं, इस तरह से हमने किया तो हमें आंसर मिल चुका है, ये आपको पता चल गया। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता, मैं यहाँ पे इसको पहले सोल्व नहीं करके पहले 1 अपॉन डी को पहले सोल्व करता, तो मैं 1 अपॉन डी को सोल्व करता तो मैं इसको इस तरह से लिखता 1 अपॉन डी इंटू टी, और इसको सोल्व करता तो हमें मिलता आगे टी की पावर 2। यहाँ पे टी की पावर 2 मिल गया हमें, तो टी की पावर 2 में देखो टी की घात बढ़ गई है। लेकिन इसको हमने सोल्व किया था, जब इसको सोल्व किया था पहले, तो हमें देखो लास्ट में देखो टी की पावर नहीं बढ़ी है, टी की पावर 1 थी तो हमें अब टी की पावर 1 ही मिली है लास्ट तक। देखो टी की पावर 1, तो टी की पावर नहीं बढ़नी चाहिए, जब तक फंक्शन ऑफ डी रहेगा तब तक टी की पावर नहीं बढ़नी चाहिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे टी की पावर बढ़ गई तो कोई चेंज नहीं होता है, टी की पावर बढ़ सकती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फंक्शन बच जाए तो टी की पावर नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सोल्व करते तो ये फंक्शन तो यहाँ पे बचा रहता, और 1 अपॉन डी को सोल्व कर देते हम, तो 1 अपॉन डी को सोल्व करते टी की पावर तो 2 हो जाती और ये फंक्शन यहाँ पे बचा रह जाता, तो ये हो जाता है फिर गलत, क्योंकि यहाँ पे घात बढ़ने के बाद फंक्शन नहीं बचना चाहिए। तो हम इस तरह से सोल्व करेंगे कि घात बढ़ने के बाद फंक्शन नहीं बचे। तो मैं और भी इसको अच्छे से समझाऊंगा, इसको लास्ट में जब ये लेक्चर ख़त्म होगा, ये चैप्टर ख़त्म होगा, तब मैं ये पूरा पद एक बार फिर से समझाऊंगा आपको अन्य एग्जाम्पल के साथ।